चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठकर किसी की मां को किसी को मां की गाली देते हैं। जनसभा में खड़ा होकर एक समुदाय को भाजपा का नेता कहता है तेरी मां का फलाना पीप पीप। कि सरकारें आई तो अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग। 11 साल से गृह मंत्री आप हो, घुसपैठी अंदर आते हैं तो जिम्मेदार कौन? नेहरू। अरे मंच से चुनावी सभा में कह रहे हैं, आदर्श आचार संहिता में कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन देश का गद्दार है? भाजपा जो आरएसएस की गोद में खेलती है, कित 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 खेलने वाला काम कर रहे हो आप, तो एफिडेविट किसको देना चाहिए? लोगों के ब्रेन के साथ जो हेपेटाइटिस का गेम खेला जा रहा है, ये जो धर्मवाद की नीति में लोगों को फंसाकर बार बार एक नए मुद्दों को छुपा दिया जाता है, एक मुद्दा उठता नहीं दूसरा मुद्दा को छुपा दिया जाता है। आरएसएस भी तो उसी अंग्रेज के दलाल हैं, तो कुछ तो अंतर होगा ना। चोर चोर मुसेरा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की अस्मिता के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब चुनावी बात होती है, चुनावी मुद्दे होते हैं, तो वही मुद्दा होता है, चाहे राशन कार्ड का हो, भुखमरी का हो, या जात पात का हो, या धर्म का हो। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ इस बार आ रहा है वो है प्लान का, और उस प्लान का जड़ जो है फैक्ट्रीज, और उस फैक्ट्रीज के बारे में आज तक कभी बातें होते ही नहीं। और फैक्ट्रीज जो लोग हैं, जो बचपन से युवा, युवा से बुजुर्ग हो गए, वो उस जमाने में देखा करते थे। और इस भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से जैसा रहा था, यहाँ भी अंग्रेज पहले बिजनेस करने के लिए आए, और बिजनेस करते 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 किस हिसाब से अधिकारियों को अपनी जगह पर सेट करके, क्योंकि तभी भी काम करने वाले इंडियन ही थे, सिर्फ अधिकारी थे, वो बाहर के आए हुए थे। और आज भी वही स्थितियां हैं अगर कहा जाए तो। आज हम लोग एक ऐसे बर्निंग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से बड़े ग्रुप्स को, छोटा आदमी को 10,000 रुपया का लोन लेने के लिए भी महीनों सालों बैंक के पास आना जाना पड़ता है, लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ एक एक रुपया में 1000 एकड़ जमीन जो है, 50 एकड़ जमीन जो है, वो दी जाती है अडानी ग्रुप को सिर्फ इसलिए कि आप आइए, व्यापार करिए, हमें शेयर दीजिए, मुनाफा कमाइए। और चुप सब लोग हैं। लेकिन चलिए, कम से कम कांग्रेस है, प्रदर्शन की थी पटना में, हम लोगों ने देखा, सड़कों पर आप लोगों ने आवाज बुलंद किया। सिर्फ आवाज वहीं तक रह जाएगा या कुछ असर भी होगा? रही कि आपकी सवाल में 3 सवाल छुपे हैं। पहला सवाल आपने किया कि अंग्रेज भी भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बिजनेस करने के लिए, ठीक। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो आरएसएस की गोद में खेलती है, तो ये आरएसएस भी तो उसी अंग्रेज के दलाल हैं, तो कुछ तो अंतर होगा ना। चोर चोर मुसेरा भाई, एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे हैं, एक हेड है दूसरे टेल हैं। तो अंग्रेज तो चले गए, अपने जो उनके जूते चप्पल उठाने वाले दलाल किस्म के जो लोग थे, एंटी नेशन टाइप के जो लोग थे, जो एंटी नेशन का मतलब जो लोग देश की आजादी में अपनी भूमिका नहीं निभाए, उन लोगों को यहां छोड़ गए। तो अब वो लोग भी तो व्यापार करेंगे ही ना, इसमें गलत क्या है? इनका विजन तो वही है। मतलब व्यापार चल रहा है, सरकार नहीं चल रहा है इस वक्त देश में। हाँ? कमाल बात करते हैं सर। देश की जीडीपी से ज्यादा देश पर कर्ज हो गया और आप कह रहे हैं देश चल रहा है। ये तो व्यापार ही चल रहा है। देश की सारी पूंजी, सारी व्यवस्थाएं, सारी संपत्तियां, दो लोग देश मतलब 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, और क्या बचा है इस देश में बताइए आप? खाली आपका किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, आंख, नाक, कान नहीं बिका है, लेकिन अगर बढ़िया से कोरोना काल को जांच कर लीजिएगा तो उसमें भी बेच दिया गया होगा। मतलब स्थितियां जो है, जिस हिसाब से आकलन किया जा रहा है, जिस हिसाब से कांग्रेस भी बता रही है कि स्थितियां गंभीर हो गया है, मतलब जो आप लोग बता रहे हैं, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि भाई बिहार में जो इंडस्ट्री की बात करें, चीनी मिल की बात करें, जिस जगह पर हम लोग ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं सीमांचल, वहां की बात करें तो बनमनखी में कभी चीनी मिल हुआ करता था, दोबारा कोई फैक्ट्रीज आया ही नहीं बिहार में, यानी कि पूर्णिया में, और वो भी खत्म हो गया। फिर 35 की जिस जगह की बात हो रही है, जिस जगह की बात हम लोग कर रहे हैं, 1-1 रुपया में जो है इतने बड़े बड़े मतलब जमीन का टुकड़ा आप नहीं कर सकते, बल्कि जमीन का बड़ा भूभाग कह सकते हैं कि वो दे दिया जा रहा है, और सब खामोश है, सब चुप है। नहीं, कांग्रेस तो चुप नहीं है सर। कांग्रेस तो लगातार आवाज उठा रही है, और आप लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, अब तो अपनी जमीर को झंझोड़िए, अपनी जमीरों को जगाइए और देश के सवाल जनता के सामने लाइए।
ये जो राष्ट्र के नाम से संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम से बातें होती है, राष्ट्र के नाम को लेकर जो लोगों के मनों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं, दिलों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं, लोगों के ब्रेन के साथ जो हेपेटाइटिस का गेम खेला जा रहा है, ये जो धर्मवाद की नीति में लोगों को फंसाकर बार बार एक नए मुद्दों को छुपा दिया जाता है, एक मुद्दा उठता नहीं, दूसरा मुद्दा को छुपा दिया जाता, दूसरे मुद्दे को दबाने के लिए तीसरा मुद्दा लगा दिया जाता, तीसरे को लगाने के लिए चौथा उठा दिया जाता। इन सिस्टम के खिलाफ इस देश की जनता की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो देश के जन जन के नायक राहुल गांधी उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी को आप लोग बराबर ये कहते हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है। अरे विपक्ष हर एक मुद्दे पर बात कर रही है, सिर्फ आप दिखाने का काम कर दीजिए, जनता तक पहुंचाने में हमारी मुहिम बनिए, हमारे साथ निभा दीजिए, तो जनता तक हम लोग पहुंचाएंगे। हम लोगों ने हर बात किया। आप देखिए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान के साथ छेड़छाड़, वोटरों के साथ चोरी, वोट चोरी का मसला हम लोगों ने सबूत दिया। क्या एक भी सेटिस्फाइड जवाब, एक भी सेटिस्फैक्टरी आंसर ईसीआई ने दिया? आकर कहते हलफनामा दो। बड़ी सवाल की बात है भाई। वोट बनाता कौन? ईसीआई। वोटर को कौन जोड़ता है? इलेक्शन कमीशन। वोटर को जोड़ते आप हो, वोटर को जोड़ने के पहले 6 प्रक्रिया से आप गुजारते हो। बीएलए जाते हैं, वेरीफाइड होता है, हाउस नंबर वेरीफाइड होता है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसकी मैट्रिक की डिग्री लगती है, अगर वो मैट्रिक किया होता है तो मैट्रिक के पहले उसका आवास वगैरह की जांच होती है, स्कूल उनके सर्टिफिकेट्स लेते हैं, फादर्स मदर्स के नाम लेते हैं, ब्लड ग्रुप लेते हैं, सारे जस्टिफाइड करने के बाद उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से ऐड होता है, वो मतदाता सूची में सम्मिलित होकर देश का मतदाता बनते हैं। उसके बावजूद जो गड़बड़ियां हैं, तो उस गड़बड़ियों के खिलाफ जो हमने सबूत दिया, जो जन जन के नायक राहुल गांधी ने सबूत दिया, जो जिन चीजों को दिखाया कि एक घरों में कितने कितने वोटर्स को आप डाल रहे हो, एक बीएचके के फ्लैट में 40-50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट के मकान में 80-80 वोटर्स हैं, 200-200 वोटर्स हैं, 60-60 वोटर हैं, 40-40 वोटर हैं। मम्मी का नाम एपीबी, पापा का नाम XYZ, BRCD, 11, 12, 13, 14, वो कित कित खेलने वाला काम कर रहे हो आप, तो एफिडेविट किसको देना चाहिए? ईसीआई को या राहुल गांधी को? पहली चीज। उसके बाद आप कहे कि विदेशी घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठ को बचाना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए वो वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, बांग्लादेशी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, घुसपैठियों को बचाओ यात्रा निकाल। अरे मैं तो कह रहा हूं, किस कांग्रेसी ने कहा कि आप विदेशी को बाहर ना करें? डेटा है, दीजिए डेटा निकाल कर आप। हमारी सरकार ने कितने विदेशियों को डिपोर्ट किया? आपकी सरकार ने कितने विदेशियों को डिपोर्ट किया? 11 साल से गृह मंत्री आप हो। घुसपैठी अंदर आते हैं तो जिम्मेदार कौन? नेहरू। चलिए, ये सब बातों के अलावा जो एक चीज है कि आपके नेता और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है, वो लोग भी जन को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भी इसी तरह का प्रयोग हो जाएगा? जिस हिसाब से विपक्ष आप कह रहे, चलिए मजबूत है, ठीक है मजबूत ही है, लेकिन जन का जो प्रदर्शन नेपाल में हुआ रातों रात, किसी को पता नहीं था कि सत्ता ऐसे भी परिवर्तन हो सकता है। कहीं इस तरह की भी यहाँ पर नहीं मूवमेंट हो सकती है, या ऐसा कुछ होने का आसार है? देखिए, ये मैं दूसरे देश की बात नहीं करना चाहता। भारत की जनता बहुत समझदार है, और लेकिन ये तो तय है कि भारत में जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आप ज्यादा सवाल करोगे तो आप भी जेल जाओगे। अभी तो आप पर एक FIR हुआ था। सवाल ही क्या था ना आपने? क्या देश में सवाल करना पाप है? लोकतंत्र में सवाल करना पाप है? मतलब लग रहा है कि वही सही स्थिति हो सकता है यहाँ पर भी, जिस हिसाब से जनता जनार्दन होती है। जनता डेमोक्रेसी में मालिक होती है। मालिक को यह अधिकार है कि वो अपने नौकरों से सवाल पूछे कि तुमने क्या क्या काम किया, तुम्हें किस काम के लिए मैंने भेजा था, तुमने क्या क्या काम किया और कितने काम किया, इसकी डेटा लेने का अधिकार है जनता को। अगर आप जनता को ऐसे ही गुमराह करते रहिएगा, अनावश्यक रूप से परेशान करते रहिएगा, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, GDP संभल नहीं रही, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क है, और अपने दोस्तों के साथ आप मग्न है,
अब विधायक भी सुरक्षित नहीं। देखिए सामने एक महराज मलिक की विधायक की हम लोग बात कर रहे हैं, उस विधायक को भी जेल में डाला जाता है, तो फिर सुरक्षित कौन रहेगा? सर मैं आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र के अजीत पवार फडणवीस कह रहे थे कि सरकारें आई तो अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग, और अजीत पवार के साथ सुबह में 6 बजे जो है बैकडोर से आप शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हो यार। तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां जाने के बाद सब धुल जाते हैं। मेराज मलिक की गलती क्या है? एलजी का हुकूमत है। मेराज मलिक की गलती क्या है? एक चुने हुए प्रतिनिधि पर आप पीएसए लगाते हो। पीएसए किन के लिए है? जो जिससे समाज त्रस्त हो जाए, जो समाज में रहने लायक योग्य व्यक्ति ना हो, वो व्यक्ति पर पीएसए लगाया जाता है। तो मेराज के समर्थन में समाज उतरा हुआ है। देश का तड़ीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। जिस तड़ीपार के समर्थन में एक इंसान सड़क पर नहीं आया, वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। और मेराज मलिक की गलती क्या है? उसने डीसी से सवाल किया। अब मुझे यह बताइए, डीसी एमएलए से ऊपर है या एमएलए से नीचे? डीसी होता कौन है? डीसी का वर्क क्या है? एक अधिकारी तो हमेशा जनप्रतिनिधि से नीचे ही रहते हैं, लेकिन मतलब ये चाहे बिहार हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का कोई कोना हो, हर जगह की यही हाल है। नहीं, लेट मी फिनिश फर्स्ट सर, इसको आप समझिए। देखिए सवाल आपने दिया है तो इसके जवाब ले लीजिए। ये सवाल सिर्फ मेराज मलिक की नहीं है। आज मेराज मलिक पर ट्रायल किया जा रहा है। यह हाल भाजपा सरकार के बाहर सभी पार्टियों के विधायक के साथ होगा। क्या क्यों हेमंत सोरेन जेल नहीं गया? अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेजा? सिसोदिया जेल नहीं गए? क्या बोलते हैं सर? तेजस्वी बचे हुए हैं, वो भी अभी मांग कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उनको भी भेज दिया जाएगा। आखिर ये जो बैकडोर से जो कानून ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? 3 महीने के जेल पर जो है मुख्यमंत्री रिजाइन देगा, क्या जरूरत है इसकी? तो सबके लिए फायदा है ना। तो भाजपा का भी अगर मुख्यमंत्री रहेगा वो भी जेल जाएगा। ये फायदा तब होगा। अच्छा, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो जेल जाएगा? तो अगर कानून होगा तो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा तो होता है कई बार के लोग कानून ही बदल देते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है ना, चाहे आनंद मोहन का केस हो या और भी कई केस। रेखा गुप्ता का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? उसने ईवीएम हैक किया था। रेखा गुप्ता का ईवीएम हैक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आज हमने ईवीएम हैक कर लिया तो इनको बुरा लग गया, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा घटना घट गई देश में, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ क्या? क्या बोलते हैं सर? मैंने कहा भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। मेराज मलिक पर पीएसए आपने लगाया। 2 लोगों की लड़ाई को बातचीत से हल की जा सकती थी, या फिर अगर मेराज मलिक दोषी था या है तो आप उस पर एफआईआर करके धारा बुक करते, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो। पीएसए क्यों? तो ये तो आपने अपनी चेयर का असंवैधानिक तरीके से आपने इस्तेमाल किया है। आवाज कौन उठाएगा? मैं नहीं कह रहा कि मेराज मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा, मैं भी उन बातों का खंडन करता हूं। आपकी लड़ाई नीतिगत हो सकती है, आप नीतियों की लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको लड़ना भी चाहिए। लड़ाई क्या थी? एक हॉस्पिटल शिफ्टिंग का मामला था ना। डीसी साहब किसी को फायदा पहुंचाना चाहते थे, और जिनको वो फायदा देना चाहते थे उनके पास पहले से 2 सेंटर है, एक आंगनबाड़ी का सेंटर, एक हेल्थ सेंटर है, और तीसरा हेल्थ सेंटर भी आप वहीं देना चाहते हैं। तो कहीं तो कुछ तो बात होगी, अंडर टेबल या ओवर द टेबल, या प्रेशर, या मेराज मलिक को पॉलिटिकल कमजोर करने का प्रेशर कि उनके क्षेत्र की जनता उनसे नाराज हो। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति की आवाज को उठाया, यह सही है, लेकिन जिस लहजे में उठाया वह गलत है। मैं इसका कंडेम करता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने बोलने में या एग्रेशन में भाषा की संयम खो गया या खो दिया तो उस पर पीएसए लग जाएगा। अगर भाषा की संयम पर अगर पीएसए लगता है तो आप बताइए, भाजपा के नेशनल पैनलिस्ट पत्रकार टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठकर किसी की मां की गाली देते हैं, जनसभा में खड़ा होकर एक समुदाय को भाजपा का नेता कहता है तेरी मां का फलाना पीप पीप, इन पर भी तो पीएसए लगना चाहिए।
नहीं लगना चाहिए। अच्छा, गाली वाला पॉलिटिक्स तो आजकल बिहार में जोर पकड़ रहा है, हर जगह पर देखा जा रहा है। दो जगह पर, खासतौर पर दरभंगा में भी और हाल फिलहाल में भी मोदी जी के नाम, माँ के नाम पर गाली हो रही है। बिहार बंद भी हो गया इस पर। तो इस पर ये पॉलिटिक्स हो कहाँ से रहा है? क्या वाकई में वहां पर दूसरे लोग जाके गाली दे रहे हैं, या तेजस्वी के सभा में तेजस्वी कहीं लोग गाली दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। गाली का प्रचलन इस देश में कब से शुरू हुआ? भारत की राजनीति में गाली का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो क्या ये दौर चलता रहेगा? नहीं सर, मैं वो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं सवाल पूरा, अगर आप सवाल करते हो तो जवाब दे लिया करो ना यार। पता नहीं बीजेपी के नाम सुनते ही आप लोग बड़ा परेशान हो जाते हो। मुझे ये बताइए कि बीजेपी सॉरी गाली का प्रचलन कहां से शुरू हुआ? 2014 से पहले देश में इतनी अभद्र भाषाओं में किसी की आलोचनाएं होती थी क्या? नहीं ना। चलन ही यहां से शुरू हुआ 2014 से। आप बताइए ना, बीजेपी के लोग बड़े मंच से चुनावी सभा में कह रहे हैं, आदर्श आचार संहिता में कह रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन देश का गद्दार है? हैव यू गॉट एनी विटनेस, एनी प्रूफ? कि आपके पास कोई प्रूफ है कि यू हैव टू प्रूव दैट फेलो एज एंटी नेशन? अच्छा, होना क्या है इससे, ये चीज बताइए। इतने अगर तेजस्वी के सभा में गाली दिया जा रहा है, एक इमोशन भी क्रिएट हो जाता है, एक मुद्दा भी मिल जाता है विपक्ष को, तो अगर वो लोग भी कह दे कि भाई इस तरह का अशोभनीय बातें कौन जो जानबूझकर मुद्दा दे रहा है सत्ता को, और वो क्यों ऐसा करा रहे हैं? आपने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा, इमोशन। देश के इमोशन के साथ तो ही खेला ही तो जा रहा है। मतलब सत्ता के लोग, भाजपा के लोग या जेडीयू के लोग जाकर वहां गाली। सुनिए मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं सवाल को मत बदलिए। सवाल इमोशन पर है। देश के इमोशन के ही साथ खेला जा रहा है, देश के रिलीजियस इमोशन के साथ खेला जा रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इमोशन के साथ खेला जा रहा है। मैं किसी भी गाली का समर्थन नहीं करता हूं। गाली गाली होती है, चाहे वो मां की गाली हो, पिता की गाली हो, बहन की गाली हो। अभद्र शब्द का प्रयोग करना ही, अभद्र शब्द का प्रयोग करना ही गलत है।